स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लाए हैं हम, वो है आपका बंगाल एंड अवध। बंगाल एंड अवध के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका क्या है, ये जो टॉपिक है ये आपका EHI 05 इसका इग्नू, ठीक है, इसका टॉपिक है और इसका चैप्टर नंबर 2 है ये। तो चैप्टर नंबर 2 आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 की जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, वो 7 क्वेश्चन जो मैंने दिए हुए थे उसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम चलते एक एक करके सारे अपलोड करते चले जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए तो करना पड़ेगा काम। क्या काम करना पड़ेगा? काम ये होगा कि आपको जाना है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आप सर्च करेंगे फ्यूचर टू यू, फ्यूचर टू यू अकेडमी, ठीक है। और सेम जो फोटो यहाँ इस चैनल पे लगी हुई है वही फोटो वहां लगी होगी, और वही फोटो वहां लगी है, वहां जाकर आपको करना है ज्वाइन, ठीक है। आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या क्या फायदा होंगे? एक तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस आपको रोज डेली न्यूज़पेपर मिल जाएगा, और और आपको रोज उस न्यूज़पेपर से वो कैब मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये सारे आपके ये फायदे होने वाले हैं। चलो तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, बंगाल एंड अवध। बंगाल एंड अवध की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी में ये जो पहला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या होगा? डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी के बीच में जो इंडियन पॉलिटी की जो नेचर था उसके बारे में डिस्क्राइब करने को क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं जिसको द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दैट emerged in the provinces in the 18th century worked with a collaborative support of different groups like the जमींदार्स and the merchants। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज। जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज थी वो कैसे इमर्ज हुई? वो किसी भी प्रोविंस की तब कैसे इमर्ज हुई 18वीं सदी में? वो क्या होता था उसमें कि कोलैबोरेटिव सपोर्ट होता था। किसका? डिफरेंट ग्रुप्स का। डिफरेंट ग्रुप्स का, जैसे वो ग्रुप्स कौन, कैसे ग्रुप्स होंगे? ग्रुप्स होंगे जैसे जमींदार्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, इलाइट क्लास हो गई। इन सब चीजों का, इन सब का जो इन ग्रुप्स का क्या होता था कि सपोर्ट मिल जाता था। और इन सपोर्ट की वजह से क्या होता था कि इंडिपेंडेंट स्टेट बन के उभर के आए थे। हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इसके बारे में और भी पढ़ेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। देखिए इंडिपेंडेंट स्टेट इस तरीके से सारे के सारे उभर के आए थे। देन उसके बाद अगर हम बात कर लें, मर्चेंट्स एंड द मनी लेंडर्स हु बिकेम द पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इन द 18th सेंचुरी हैड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स की अगर बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट सेगमेंट निकल के आता है 18वीं सदी में, जिनकी वजह से क्या होता है, इनका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। किस चीज में? इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम। रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम में इमरजेंस के लिए किसका ज्यादा रोल था? मर्चेंट्स का, ठीक है, ये मर्चेंट्स का रोल था, ठीक है। और इधर ये आपका मनी लेंडर्स का रोल था, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। देन उसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे को। देखते हैं कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी दिस क्लास ऑफ पीपल हेल्प द मुगल टैक्सेशन सिस्टम एंड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड आर्टिसन गुड्स। देखिए 17वीं सदी में क्या हुआ कि ये जो क्लास थी आपकी, इस क्लास ने क्या किया कि इस क्लास के पीपल्स ने क्या किया? मुगल्स को हेल्प द मुगल्स, मुगल्स को हेल्प किया। किस चीज के लिए? टैक्सेशन सिस्टम में, है ना, ठीक है। टैक्स कौन देगा? यही लोग तो देंगे जिनके पास पैसा होगा, मर्चेंट्स होंगे और ये जो आपका मनी लेंडर्स होंगे, ये सब टैक्स देंगे उनको। तो इससे क्या होगा? टैक्स की वजह से वो क्या होगा कि उनका एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा, और आर्टिसन गुड्स जो थे उनका एक्सपेंशन होने लगे। चलिए तो दोस्तों अब आप आगे देखते हैं कि however their rule in the imperial with the weakening of central authority and the collapse of Mughal treasury, ठीक है। अब उनका रोल
imperial however their role in the weakening with the weakening of central authority। अब इनका रोल जैसे जैसे इंपीरियल सेंट्रल अथॉरिटी वीक होने लग गई तो इनका जो रोल था वो भी कोलैप्स होने लग गया। सेंट्रल अथॉरिटी एंड द कोलैप्स ऑफ मुगल ट्रेजरी, और मुगल ट्रेजरी का कोलैप्स हुआ। तो दिस कमर्शियल क्लास प्रोवाइडेड द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ इमर्जिंग रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए जो इंपीरियल आपकी जो पावर थी उसका क्या हुआ कि वो जैसे ही वीक हुई, ठीक है, और मुगल्स का क्या हुआ कि मुगल्स का जैसे ही मुगल्स की ट्रेजरी सारे के सारे खजाना उनका जो खजाना खत्म हुआ, तो रीजनल पॉलिटिक्स में जो सबसे ज्यादा रीजनल पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली जो क्लास थी वो यही क्लास थी। कौन सी क्लास थी? मर्चेंट्स की क्लास थी और मनी लेंडर्स की क्लास थी। तो ये जो क्लास थी इस क्लास ने बहुत ही फायदा बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया किस चीज के लिए? रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। याद रखिएगा क्षेत्रीय पॉलिटिकल सिस्टम बन रहा है यहां पर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। दे बिकेम द गारंटर ऑफ मनी फॉर द रूलर्स एंड द नोबल्स। अब रूलर्स जो हैं और नोबल्स जो हैं उनके लिए क्या बन गई? ये गारंटर बन गए। किस चीज के लिए? पैसे के लिए। जब भी इनको रूलर्स को या फिर नोबल्स को जब भी पैसा चाहिए होता था तो ये कहां जाते थे? इन्हीं मनी लेंडर्स के पास में या फिर इन्हीं मर्चेंट्स के पास में ये लोग जाया करते थे। देन the extent of mercantile and the commercial penetration into the working of the administration was fairly pronounced। देखिए एक्सटेंट ऑफ मर्केंटाइल का मतलब क्या? मर्चेंट्स हो जाएंगे। और कमर्शियल पेनिट्रेशन के लिए इनटू वर्किंग द एडमिनिस्ट्रेशन वाज फेयरली प्रोनाउंस्ड। ठीक है, अब इनके मर्केंटाइल के लिए और कमर्शियल पेनिट्रेशन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक फेयर तरीके से प्रोनाउंस किया गया था। और हम बात करें द गवर्नमेंट बोरोड सब्सटेंशियल सम फ्रॉम द कमर्शियल हाउसेस। गवर्नमेंट क्या करता? सब्सटेंशियल सम मतलब काफी सब्सटेंशियल अमाउंट में अगर हम पैसे का देखें तो वो कमर्शियल हाउसेस से ही क्या करती थी? उधार लिया करती थी गवर्नमेंट। ठीक है, द अग्रवाल बैंकर्स। देखिए अब यहां पर देखिए द अग्रवाल बैंकर्स की बात कर लेते हैं। तो अग्रवाल बैंकर्स जो थे आपके हैड कंप्लीट कमांड ओवर द रेवेन्यू मैटर्स ऑफ इन बनारस। देखिए बनारस का जो आपका बनारस का जो रेवेन्यू मैटर जो था, ठीक है, बनारस का रेवेन्यू मैटर जो था वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड था? वो इसको पूरे के पूरे को देखते थे। कौन देखते थे? अग्रवाल देखते थे। कौन देखता था? अग्रवाल। समझिएगा, कोई अग्रवाल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अग्रवाल पहले से ही पैसे वाले रहे हैं। तो ये बैंकर्स ग्रुप था। अग्रवाल बैंकर्स हैड कंप्लीट कमांड, पूरा कमांड था इनका किसके ऊपर? कंप्लीट कमांड ओवर द रेवेन्यू मैटर्स इन द बनारस। इनफैक्ट इन द अवधि the debt incurred by the time of Asaf ud-Daula became so staggering a burden that successive English residents were forced to investigate into the matters। ठीक है, अब यहां तक कि अवध में अगर हम बात करें तो आसफ उद-दौला के ऊपर इतना कर्जा था कि जो सक्सेसिव इंग्लिश रेसिडेंट्स जो आए थे वो फोर्स किए गए कि वो इन्वेस्टिगेट करें इस मैटर पे। ठीक है, इन केस ऑफ बंगाल, अगर हम बंगाल के केस की बात करें तो हाउस ऑफ जगत सेठ। ठीक है, हाउस ऑफ जगत सेठ, बंगाल में कौन हुआ करते थे? जगत सेठ हुआ करते थे। assumed the important role in main center of power in the province। ठीक है, अब बंगाल में जगत सेठ हो गए और इधर अवध में हम देखें तो अवध में और ये जो आपका बनारस है वहां पर अग्रवाल हो गए। ठीक है, अग्रवाल बैंकर्स हो गए। देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं कि thus the merchants and the moneylenders had a share in the political power and the regional polity in the 18th century। देखिए इसी वजह से क्या होता था कि मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स का एक शेयर हुआ करता था किसमें? पॉलिटिकल पावर में। तो अब वो चाहे रीजनल पॉलिटिकल पावर हो चाहे कोई भी हो, वो 18वीं सदी में अगर हम देखें तो 18वीं सदी में पॉलिटिकल पावर में इन मर्चेंट्स का
देखिए पॉलिटिकल पावर में मर्चेंट्स का रोल हुआ करता था। पैरेलल टू द मर्चेंट, जमींदार्स एज अ ग्रुप ऑल्सो हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल विद द प्रोविंस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें मर्चेंट्स और जमींदार का एक अलग से सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था प्रोविंस में। इन द वेक ऑफ रिसीडिंग tide, the imperial authority, the zamindars consolidated their authority at the local level and began to market and the trade in their areas, which was beyond their purview during the sunny days of मुगल रूल। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लाइन क्या लिखी हुई है, द वेक ऑफ, ये लिखा हुआ है यहां पर कि द वेक ऑफ रिसीडिंग टाइड। ये जो रिसीडिंग टाइड का मतलब क्या है, जैसे जैसे उनकी लहर खत्म होती चली जा रही थी, बाकी जो मेन सेंटर की जैसे जैसे लहर खत्म होती चली जा रही थी ऑफ द इंपीरियल अथॉरिटी एंड द जमींदार्स कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी एट द लोकल लेवल, और जमींदार्स की जो अथॉरिटी थी उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेट की लोकल लेवल्स पे, और उन्होंने क्या किया, बिगन टू टैक्स मार्केट, उन्होंने टैक्स मार्केट स्टार्ट किया, द ट्रेड इन देयर एरियाज विच वाज, और इन्होंने ऐसा ऐसा ट्रेड करने लग गई है उन एरियाज में, टैक्स मार्केट इन्होंने स्टार्ट कर दिया जो कि इनके दायरे से बाहर थी। कब इनके दायरे से बाहर थी, जब मुगल रूल जो था उसके सनी डेज थे। सनी डेज का मतलब क्या है, जब वो चरम स्थिति में था। ठीक है, तो जब टॉप पे उसका मुगल्स का रूल था, तब जो जो जगह इनके कब्जे में नहीं थी, जहां पर ये ट्रेड नहीं कर सकते थे, वहां पर टैक्स नहीं हुआ करता था, उन एरियाज में भी जाकर ये टैक्स होने लगा। देन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज एंड द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्री साइड बिकेम कंसर्न ऑफ जमींदार्स। ठीक है, अब रेवेन्यूज का कलेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का जो कंसर्न था, ये पूरी कंट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और कंसर्न आ गया जमींदार्स के लिए। द स्टेबिलिटी ऑफ रीजनल पॉलिटी बिकेम डिपेंडेंट ऑन द एक्टिव सपोर्ट ऑफ जमींदार्स। अब स्टेबिलिटी, किसी भी रीजनल पॉलिटी की जो स्टेबिलिटी थी वो किसके ऊपर डिपेंड हो गई, वो डिपेंड हो गई किसके, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ जमींदार्स, एक्टिव सपोर्ट ऑफ जमींदार्स। अगर जमींदार्स सपोर्ट ना करें तो लॉ एंड ऑर्डर भी बरकरार रखना बहुत बुरा हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर भी इनसे बरकरार नहीं रखा जाएगा। इस वजह से जमींदार के ऊपर जो स्टेबिलिटी थी, रीजनल पॉलिटी थी, वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गई लॉ एंड ऑर्डर के लिए। द जमींदार्स वर यूजुअली सपोर्टेड वाइज मर्चेंट्स इन मैनी केसेस, जमींदार्स वर आल्सो मनी लेंडर्स एंड हैड इन्वेस्टमेंट इन कॉमर्स। अब जमींदार्स किसके द्वारा सपोर्ट किए जाते थे, मर्चेंट्स के द्वारा, और मर्चेंट्स को सपोर्ट कौन करते थे, वो जमींदार करते थे। ये हिसाब ऐसा था, देखिए ये मर्चेंट्स थे, ये जमींदार। मर्चेंट जमींदार को सपोर्ट करते थे और जमींदार मर्चेंट को सपोर्ट किया करते थे। और यहां तक कि कहीं कहीं पर ऐसा हुआ करता था कि मैनी केसेस जमींदार्स वर आल्सो मनी लेंडर्स। कभी कभार होता था कि जमींदार्स भी मनी लेंडर हुआ करते थे। ठीक, हैड इन्वेस्टमेंट इन कॉमर्स, और कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट भी किया करते थे। देन सो देयर कॉमन इंटरेस्ट ट्राइड देम टुगेदर। इनका कॉमन इंटरेस्ट की वजह से ये दोनों एक साथ रहे। ठीक है, देयर सपोर्ट बिकेम इसेंशियल फॉर द रूलर्स टू मेंटेन हिज अथॉरिटी। अब इनका जो सपोर्ट था ये बहुत ही इसेंशियल हो गया ताकि इनकी जो अथॉरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आपका होता है ये चैप्टर खत्म। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ये आपका होता है यहाँ पे खत्म। तो आपको ये जैसा भी लगा हो मुझे जरूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। और बेल आइकन प्रेस करे बिना जाना नहीं है, बिना बेल आइकन के वो काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जब अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वीडियोस ऐसे पड़ती रहेंगी यहाँ पर और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इस नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध पर किस तरीके से कब्जा किया गया इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। चलिए तो दोस्तों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।